आप सभी को नमस्कार। मैं प्रेशी गुप्ता फिर से हूँ आपके साथ और हम चैप्टर पे थे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन, वही चैप्टर कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। और इससे पहले वाले जो दो लेक्चर्स हैं उनमें पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन और हेलो एल्केन और हेलो एल्केन्स का, हेलो एरीन्स का यूजेस बताए हैं और उनका क्लासिफिकेशन मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो पहले आप उन लेक्चर्स को ज़रूर देखें, तो उससे आपकी कनेक्टिविटी इस लेक्चर के साथ बन जाएगी। और आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं हेलो एल्केन की प्रिपरेशन, कैसे हम उनको बनाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं लेक्चर। और पहला जो मेथड है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। और जो पहला मेथड है फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल्स आप जानते हैं वो कंपाउंड्स जिसमें OH ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो एल्कोहल से हम बनाने जा रहे हैं। जब एल्कोहल्स की रिएक्शन करते हैं कॉन्क HCl और ZnCl2 कॉन्सेंट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड के साथ। यहाँ मैं सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड जो एक रिएजेंट है और उसका नाम होता है ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, ये ल्यूकास रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है और बोर्ड एग्जाम में ये आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है। तो उसको आप यहीं से याद रखिए कि कॉन्सेंट्रेट HCl और ZnCl2 का जो मिक्सचर होता है वो कहलाता है ल्यूकास रिएजेंट। तो जब एल्कोहल्स रिएक्ट करते हैं ल्यूकास रिएजेंट से तो क्या बनते हैं, एल्किल हैलाइड बनते हैं। ठीक है, और पानी बनता है। दूसरी बात, ये तो प्राइमरी एल्कोहल हो गया क्योंकि OH ग्रुप कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ठीक, यहाँ पे OH ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो स्वयं 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये सेकेंडरी एल्कोहल है। ये हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, आपको याद होगा। ठीक है, तो जब सेकेंडरी अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो भी एल्किल हैलाइड बनते हैं और जब टर्शरी अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो भी एल्किल हैलाइड बनते हैं। एक शुरू ही में मैंने आपको ये बात बोली कि ल्यूकास रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। तो ऐसी क्या इंपॉर्टेंस बात हो गई ल्यूकास रिएजेंट में, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि नाम से पूछा जाता है बेटा। तो ल्यूकास रिएजेंट का जो यूज होता है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए किया जाता है। जब ये रिएक्शन बन होती है तो ये जो एल्काइल हैलाइड बन रहे हैं मेथिल क्लोराइड या सेकेंडरी एल्कोहल के साथ जो उसका करस्पॉन्डिंग क्लोराइड बनता है, तो बेटा जब प्राइमरी एल्कोहल रिएक्ट करता है तो टर्बिडिटी आती है सोल्यूशन में। तो जो टर्बिडिटी मतलब मिल्कीनेस आती है, सोल्यूशन टर्बिड धुंधला टाइप का हो जाता है। तो जब प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट करता है तो ये जो धुंधलापन, ये जो मिल्कीनेस है ये 30 मिनट्स, आफ्टर 30 मिनट्स के बाद आती है। सेकेंडरी अल्कोहल में ये जो टर्बिडिटी है ये 5 से 10 मिनट में आ जाती है, जबकि टर्शरी अल्कोहल में ये टर्बिडिटी जैसे ही आप HCl मिक्स करेंगे तुरंत आ जाती है। इसका मतलब जो टर्शरी अल्कोहल होते हैं वो सेकेंडरी और प्राइमरी की अपेक्षा बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं। तो अगर इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो टर्शरी अल्कोहल सबसे तेजी से रिएक्ट करते हैं और HCl मिलाते ही इनमें क्या हो जाता है, टर्बिडिटी आ जाती है। उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट करेंगे और सबसे लास्ट में जो स्लोएस्ट होते हैं वो प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और ये डिफरेंशिएशन वाला जो पॉइंट है ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत प्रोमिनेंटली पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, कॉन्क HCl और ZnCl2 का मिक्सचर। और इसका यूज, बेसिक यूज क्या है कि ये यूज किया जाता है टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, इनमें विभेद करने के लिए। दूसरा तरीका ये है कि एल्कोहल से जो रिएक्शंस होती है, एल्कोहल जब रिएक्ट करता है थायोनिल क्लोराइड से, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 इसका फॉर्मूला है और थायोनिल क्लोराइड इज अ क्लोरीनेटिंग एजेंट। ठीक है, तो क्लोरीनेटिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा, क्लोरीन देगा सिस्टम को। जब हम ये रिएक्ट करेगा ये क्लोरीन देगा उसे। एथिल अल्कोहल रिएक्ट करता है थायोनिल क्लोराइड से तो एथिल क्लोराइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और HCl बनता है। ठीक है, ये रिएक्शन डार्जन नाम के केमिस्ट थे तो उन्होंने दी थी, उन्हीं के नाम पे ये रिएक्शन डार्जन्स रिएक्शंस कहलाती है, डार्जन रिएक्शन कहलाती है। और ये नेम रिएक्शन है, एक बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है कि क्या होती है, राइट डाउन, टिप्पणी लिखिए एक
2 या नंबर की या 4 नंबर की डाल्टन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो बेटा ऐसी क्या खास बात हो गई इस रिएक्शन में कि ये रिएक्शन नाम से पूछी जाने लगी। तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ जो एल्काइल हैलाइड बनते हैं उनके साथ जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं, नीचे वाली आप रिएक्शन देखें, यहाँ पे भी एल्काइल हैलाइड बन रहा है लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है, कुछ बाई प्रोडक्ट बनते हैं। यानी कि एल्काइल हैलाइड जो हमारा बना वो प्योर नहीं है, उसके साथ जो बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं अब हमें प्योर करना पड़ेगा, इन दोनों बाई प्रोडक्ट्स को निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखिए जो डाल्टन रिएक्शन में एथिल क्लोराइड बन रहा था तो इसके साथ जो बाई प्रोडक्ट बन रहे थे सल्फर डाइऑक्साइड और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ये दोनों क्या है, गैसेस हैं। और ये दोनों गैसेस अपने आप उड़कर सिस्टम से चली जाती हैं और एक स्टेप में हमें बिल्कुल प्योर एल्किल हैलाइड मिल जाता है। इसलिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर प्योर आपको एथाइल क्लोराइड चाहिए तो आप एक स्टेप में एथिल अल्कोहल की रिएक्शन थाइनिल क्लोराइड से करा दीजिए और आपको प्योर एथिल अल्कोहल मिल जाएगा। ये रिएक्शन डाल्टन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, तो ये प्योर हो जाता है। तीसरी रिएक्शन है कि जब अल्कोहल्स रिएक्ट करते हैं फॉस्फोरस के कंपाउंड्स के साथ, एथिल अल्कोहल रिएक्ट करेगा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड भी हो सकता है, यहाँ पे X मैंने लिख दिया, यहाँ पे X जो है वो Cl भी हो सकता है और Br भी हो सकता है। ठीक है, तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड भी हो सकता है, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड भी होता है। तो एथिल अल्कोहल जब रिएक्ट करेगा तो अगर क्लोराइड लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग क्लोराइड बन जाएगा और अगर ब्रोमाइड लेंगे तो उसका करस्पॉन्डिंग ब्रोमाइड बन जाता है और आर्थोफॉस्फोरस एसिड बनता है। ठीक है, H3PO3 बनता है। सिमिलरली अल्कोहल जब रिएक्ट करता है PCl5 के साथ तो क्या बनता है, एथिल क्लोराइड बनता है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। ठीक, उसके बाद जब अल्कोहल रिएक्ट करता है रेड फॉस्फोरस और हेलोजन के साथ, ये हेलोजन Br2 यानी ब्रोमीन भी हो सकता है या आयोडीन भी हो सकता है, तो भी एल्किल हैलाइड बनते हैं। ये रिएक्शन ये पहली वाली रिएक्शन के सिमिलर है बेटा। देखिए यहाँ पे भी फास्फोरस जब रिएक्ट करेगा हेलोजन के साथ तो 2p+3x2 क्या बना लेगा, PX3 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड। और ये रिएक्शन अभी हमने पढ़ी है कि इन situ इस रिएक्शन में पहले ये ट्राइक्लोराइड या ट्राइब्रोमाइड बन जाएगा और ये ट्राइक्लोराइड या ट्राइब्रोमाइड जब रिएक्ट करेगा अल्कोहल से तो उसका करस्पॉन्डिंग एल्किल हैलाइड हमें प्राप्त हो जाएगा, एथिल क्लोराइड बन जाएगा या एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा। यहाँ पे PCl3 लेंगे तो एथिल क्लोराइड बन जाएगा, PBr3 लेंगे तो एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक, यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम अगली रिएक्शन देखते हैं। जब अल्कोहल रिएक्ट करते हैं सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4 के साथ तो क्या बनता है बेटा, एथिल ब्रोमाइड बनता है, NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और पानी बनता है। ठीक है, एक स्टेप की रिएक्शन है, आप याद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा सवाल मेरा है कि इस रिएक्शन में हमने H2SO4 भी लिया, क्या रिएक्शन ये ऐसी नहीं हो सकती थी कि डायरेक्टली एथिल अल्कोहल रिएक्ट करे NaBr के साथ और एथिल ब्रोमाइड बना दे और Na इस OH के साथ रिएक्ट करके NaOH बना दे? क्या ऐसा नहीं हो सकता था? ठीक है, तो ये एक प्रश्न है जो आपके मन में भी उठना चाहिए कि क्यों फालतू में H2SO4 भी और ऐड किया। तो बेटा ऐसा नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था, उसका रीज़न ये है कि ये जो ब्रोमाइड हैलोजन्स हमें पता है कि हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचते हैं। तो क्या होता है, हैलोजन्स पे स्लाइटली निगेटिव चार्ज आता है और एल्काइल ग्रुप पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है। फिर क्या होगा, क्योंकि सिस्टम में OH माइनस आयन भी है तो ये क्या करेगा, ये OH माइनस आयन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल मतलब जो न्यूक्लियस से प्यार करे, न्यूक्लियस पर प्लस चार्ज होता है, तो ये माइनस वाला जो आयन है ये क्या करेगा, इस प्लस पर फिर से अटैक कर देगा। ठीक, फिर से अटैक कर देगा और वापस से क्या हो जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। क्योंकि NaOH कोई अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस को सिस्टम से निकालना इतना इजी नहीं होता। इसीलिए अगर आप अल्कोहल की डायरेक्टली NaBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। इसीलिए हमने NaBr और H2SO4 का कॉम्बिनेशन लिया। यहाँ पे देखिए क्या होता है, जब NaBr रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ तो बनाता है
NaHSO4 और HBr। और ये जो HBr बनता है सिस्टम में, वही अल्कोहल से रिएक्ट करके Fe2H5Br बनाता है और ये H और OH मिलकर पानी बना लेते हैं। तो ये रिएक्शन वैसे तो आपके सिलेबस में एक ही रिएक्शन है, लेकिन फिर भी अगर आप इसे समझकर याद करेंगे तो आपकी मेमोरी के लिए या आपके याद रखने के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। क्योंकि केमिस्ट्री के लिए ज़्यादातर ये मतलब लोग कहते हैं कि मतलब याद करना, हर चीज़ याद करने वाली है और समझने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है और रिएक्शंस याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अगर आप इन चीज़ों को आपस में कोरिलेट करके और समझ के याद रहेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रोसीजर से आप एथिल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड तो बना सकते हैं, लेकिन एथाइल आयोडाइड अगर आपको बनाना है तो आप इस प्रोसीजर से नहीं बना सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, NaI के साथ क्या करना पड़ेगा, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड लेना पड़ेगा, यानी कि H2SO4 अब काम नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं काम करता, क्यों हमें H2SO4 की कंपैरिजन में एक माइल्ड एसिड है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, उसको लेना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं बेटा, H2SO4 तीन तरीके से काम करता है। एक तो ये बहुत अच्छा एसिड है, दूसरा ये बहुत अच्छा ड्राइंग एजेंट भी है, यानी निर्जलीकारक भी है, यानी कि ये किसी भी सिस्टम से पानी को निकाल सकता है। और दूसरा H2SO4 एक बहुत अच्छा ऑक्सीकारक है, किसी भी मतलब कंपाउंड को ये क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, अगर हम सोडियम आयोडाइड के साथ H2SO4 लेंगे तो क्या करेगा, ये रिएक्ट करके HI बनाएगा और NaHSO4 बना लेगा, और हाइड्रोजन आयोडाइड को ये फिर से क्या करेगा, रिएक्ट करके आयोडीन में, आयोडाइड आयन को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देगा। तो यहाँ पे इस सिस्टम के लिए आयोडाइड आयन बचेंगे ही नहीं। ठीक है, तो क्या करा, देखिए यहाँ पे आयोडाइड आयन में आयोडाइड आयन में आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, जबकि यहाँ पे 0 है, यानी H2SO4 ने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है, तो ये रिएक्शन इस तरह से ध्यान रखेंगे, पूछा भी जाता है क्योंकि आपकी NCERT में मेंशन है ये सारी चीज़ें। तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि NaI जब रिएक्ट करता है तो क्यों नहीं हम H2SO4 यूज़ करते हैं और कौन सा एसिड यूज़ करते हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो ये सारी जो रिएक्शंस हमने पढ़ी, वो रिएक्शन हमने पढ़ी एल्कोहल्स के साथ। ठीक है, एल्कोहल जब रिएक्ट करेगा इन सबके साथ तो एल्किल हैलाइड बनेंगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि एल्कोहल रिएक्ट कर सकता है, लेकिन आप ये बात जान लीजिए, ये कोई भी रिएक्शन फिनॉल्स के साथ फिजिबल नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन का लोन पेयर होता है, ये जो C और O का बॉन्ड होता है, इसमें रेजोनेंस के थ्रू डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो जाता है और उस डबल बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। तो एलिफेटिक एल्कोहल तो ये रिएक्शन देते हैं, पर फिनॉल इनमें से कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये सारी रिएक्शंस एल्कोहल के साथ है, इनमें से ल्यूकास रिएजेंट आप जरूर ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे डिफरेंशिएशन होता है, टर्शरी एल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव, देन सेकेंडरी एल्कोहल रिएक्शन करते हैं, उसके बाद प्राइमरी एल्कोहल रिएक्ट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज डार्जन रिएक्शन, आपने नेम रिएक्शन पढ़ी है, इसको भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रोसीजर पढ़ते हैं कि कैसे एल्काइल हैलाइड बनाए जा सकते हैं एल्कीन से। तो देखिए, जब एल्कीन हम लेते हैं और एल्कीन रिएक्ट करती है हाइड्रोजन हैलाइड से, यहाँ पे हैलाइड कोई भी हो सकता है, चाहे वो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, तो HCl, HBr और HI कोई भी आप हैलाइड ले लीजिए। जब वो एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्किल हैलाइड बनेगा। पहला केस है एथिलीन के साथ, और यहाँ इन दोनों कार्बन का नेचर कैसा है, सेम है। दोनों ही कार्बन का एनवायरनमेंट कैसा है, सेम है। तो क्या होगा, कहीं पर भी आप H जोड़ दीजिए, कहीं भी X जोड़ दीजिए, सेम एल्किल हैलाइड बनेगा। लेकिन अगर हमारी एल्कीन अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल मतलब इन दोनों कार्बन का नेचर सेम नहीं है, ये CH2 है और ये CH है, तो यहाँ पर अगर हम HBr ऐड कराते हैं तो देखिए दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। एक बार हाइड्रोजन यहाँ अगर हम नंबरिंग कर दें 1, 2 and 3, तो देखिए एक बार हाइड्रोजन 2 नंबर वाले कार्बन से अटैच हो सकता है और एक बार हाइड्रोजन 3 नंबर वाले कार्बन से अटैच हो सकता है। अब यहाँ पे ये डिसाइड करना होता है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा।
ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा, ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। उसका डिसीजन जो होता है वो हम करते हैं मार्कोनिकॉफ रूल से। मार्कोनिकॉफ रूल आपकी बुक में भी एक जनरल सा परसेप्शन ये है कि मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जब एल्कीन रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन हैलाइड से या HBr से, तो हाइड्रोजन हैलाइड में जो निगेटिव पोर्शन होगा, निगेटिव पोर्शन यानी प्लस आयन, ये मेरा H+ और Br- में ही तो टूटेगा, तो जो निगेटिव आयन होगा वो उस कार्बन के पास जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। लेकिन ये जो रूल है 90% जगह पे तो फॉलो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ जगह एक्सेप्शन होता है जहाँ पे कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होने के चांसेस होते हैं, वहाँ हाइड्राइड शिफ्ट हो जाती है। तो इसको आप मैकेनिज्म के थ्रू समझ लीजिए एक बार। देखिए क्या होता है जब प्रोपीन रिएक्ट करेगी, क्योंकि कार्बन 3 है तो प्रोपीन रिएक्ट करती है HBr से, तो देखिए H+ आयन है और H+ आयन 4, ये डबल बॉन्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन के थ्रू बना है। H+ आयन क्या जो है एरो जो अटैक करेगा, ठीक है, वो डबल बॉन्ड से H+ पे लगाएंगे। बहुत सारे बच्चे मैं देखती हूँ क्या करते हैं, H+ से अटैक कर देते हैं डबल बॉन्ड पर। देखिए H+ के पास कुछ भी नहीं है, इसके बेचारे के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी किसी को दे आया है, H+ है, इसके पास कुछ नहीं है। तो एरो जो लगता है हमेशा हाई डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ रहेगा, ठीक है। इस बात को आप आज बहुत अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है जिनसे ये डबल बॉन्ड बना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, ये अटैक करेगा H+ आयन पर। और देखिए 2 कार्बोकैटायन बन सकते हैं, एक तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन सकता है, कार्बोकैटायन हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ गया है, और ये यहाँ ये बन सकता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। 2 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि ये जो मिथाइल ग्रुप लगे हैं इनका नेचर जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि एक हाइड्रोजन जिस बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, उसके पास 2 साथी हैं जो उसे अपने इलेक्ट्रॉन देकर मदद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके पास एक ही साथी है, ठीक है। तो जो अब एक आदमी उतनी मदद तो नहीं कर सकता ना जो जितने 2 लोग मदद कर सकते हैं। तो इस वजह से सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज़्यादा मात्रा में बनेगा, और ज़्यादा मात्रा में बनने पर जो ब्रोमाइड आयन है वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। और इस रिएक्शन में ये रिएक्शन है हमारी, जो प्रोपेन रिएक्ट कर रही है HBr से, उसमें ये जो 2 ब्रोमोप्रोपेन बना है, 2 ब्रोमोप्रोपेन, मैं नाम लिख दे रही हूँ उसका, ब्रोमोप्रोपेन, ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ज़्यादा मात्रा में यही प्रोडक्ट बनेगा। ये मार्कोनिकॉफ नियम है। ये फर्स्ट ईयर में चैप्टर 13 में आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है वहाँ पे, लेकिन एक क्विक रिवीजन के लिए मैंने आपको फिर से समझा दिया है। इसको आप लिख के प्रैक्टिस भी करेंगे, ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद ये तो मार्कोनिकॉफ नियम की बात हो गई। और ये प्रोडक्ट जो हमारा 1 ब्रोमोप्रोपेन है, यहाँ पे 1 नंबर पे ब्रोमीन लगी है तो 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये भी बनेगा, लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट होगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब मार्कोनिकॉफ नियम के आने के बाद एक और दूसरे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने ये रिएक्शन ही कराई पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। और उन्होंने जब ये रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराई तो उन्होंने ये पाया कि जब HBr रिएक्ट करेगा एल्कीन से इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो जस्ट इसके रिवर्स रिएक्शन होगी। जो 1 ब्रोमोप्रोपेन होगा, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि 2 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे अगर यही रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगी तो 1 ब्रोमोप्रोपेन जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। और 2 ब्रोमोप्रोपेन क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। इस रिएक्शन की भी मैकेनिज्म समझ लेते हैं। वो रिएक्शन जो ऊपर वाली रिएक्शन है वो क्या हुई, कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन से हुई, लेकिन जो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है, बेंजाइल पेरोक्साइड में होमोलिसिस होगी, ठीक है, होमोलिटिक विदलन हिंदी में बोलेंगे होगा, ठीक है। तो क्या बन जाता है, बेंजाइल ऑक्सेट आयन फ्री रेडिकल बनेगा, बेंजाइल ऑक्सी,
बेंजाइलॉक्सी फ्री रेडिकल बनेगा। ये बेंजाइलॉक्सी फ्री रेडिकल जो होगा ये फिर से टूटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और फिनाइल रेडिकल बनाएगा। फिनाइल रेडिकल HBr पर से हाइड्रोजन एक एब्स्ट्रैक्ट करके बेंजीन बना लेगा और ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनेगा। ब्रोमीन फ्री रेडिकल पर जब प्रोपीन अटैक करेगा यहाँ का डबल बॉन्ड, तो देखिए यहाँ भी सेम यही बात होगी कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल ब्रोमीन पहले तो इस कार्बन से, अगर इसको 1 नंबर दे दें तो पहले इस कार्बन से अटैक करके 2 डिग्री फ्री रेडिकल बना सकती है, या इस कार्बन से जुड़ करके 1 डिग्री फ्री रेडिकल बना सकती है। यहाँ पे 2 डिग्री फ्री रेडिकल जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए उसके बाद जो 2 डिग्री फ्री रेडिकल होता है वो मेजर बनता है, ज़्यादा मात्रा में बनता है और वो हाइड्रोजन से रिएक्ट कर लेता है बाद में, और 1 ब्रोमोप्रोपेन जो बनता है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता दूंगी कि ये जो खेरश इफेक्ट है ये सिर्फ HBr के साथ ही दिखाई देता है। अगर इस HBr के साथ मैं HCl या HI ले लूँ तो ये रिएक्शन नहीं होगी, इफेक्ट उल्टा नहीं होगा। इसका रीज़न ये है बेटा, क्योंकि HCl को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है पेरोक्साइड को वो बहुत हाई होती है। HCl को तोड़ने के लिए लगभग 430 HCl की जो एनर्जी है वो 430 kJ पर मोल होती है, और HBr के लिए एनर्जी जो होती है वो लगभग 363 किलो जूल पर मोल होती है, और HI के लिए ये एनर्जी 296 किलो जूल पर मोल होती है। तो ये यहाँ पर ये जो फिनाइल रेडिकल है, ये जो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है ना, अगर यहाँ पे HCl होगा तो ये इस बॉन्ड को तोड़ ही नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी जो है बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी वो बहुत ज़्यादा है, तो ये इस बॉन्ड को तोड़ ही नहीं पाता है। और आयोडीन के केस में एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि इतनी ज़्यादा मात्रा में आयोडीन फ्री रेडिकल बन जाएंगे कि ये आपस में आयोडीन फ्री रेडिकल मिल करके आयोडीन बना देंगे, ठीक है। तो इसलिए ये जो पेरोक्साइड इफेक्ट है, इस बात को ध्यान रखिए, ये सिर्फ HBr में ही पाया जाता है, HCl और HI के साथ नहीं पाया जाता है, और ये मेंशन्ड है आपके NCERT में क्लास 1st ईयर में चैप्टर 13 में। तो आप ये मत समझिए कि ये बहुत हाई लेवल का है, ये आपके कोर्स में है और पूछा भी जा सकता है, तो इस बात को आप ध्यान। दूसरी रिएक्शन ये भी है बच्चों कि जब एल्कीन रिएक्ट करती है ब्रोमीन से इन CCl4, ठीक है, CCl4 यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है, तो क्या करता है, एक ब्रोमीन यहाँ पे और एक ब्रोमीन यहाँ पे, दोनों कार्बन पे लग जाती है और एक डाई ब्रोमो प्रोडक्ट बन जाता है। एक चीज़ यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिए, अगर दोनों सेम टाइप के हेलोजन सेम होने चाहिए, दोनों सेम टाइप के हेलोजन अगर एडजेसेंट कार्बन पे लगे होते हैं तो इनको विसिनल डाइहैलाइड भी कहते हैं, विसिनल डाइहैलाइड, या इसको कॉमन नाम लेंगे तो डाइब्रोमो एथेन इसका नाम हो जाएगा। क्योंकि हमने आपको विसिनल की बात बताई है, विसिनल में सेम हेलोजन एटम, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन होना चाहिए, क्लोरीन है तो क्लोरीन होना चाहिए, तो सेम हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन पे लगे होंगे। और एक टर्म होता है जेमिनल, जेमिनल यहाँ पे आप समझ लीजिए CH3 बॉन्ड CH Cl2, अगर 2 हेलोजन एटम एक ही कार्बन पर लगे हों तो इस तरह के जो हैलो एल्केन्स होते हैं उनको जेमिनल हैलाइड कहते हैं, जेमिनल हैलाइड्स कहते हैं। तो ये एक आपकी नॉलेज की बात थी कि आप इस बात को समझें कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विसिनल हैलाइड या जेमिनल हैलाइड क्या होते हैं, तो जेमिनल हैलाइड में एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन एटम लगे होंगे और विसिनल हैलाइड्स में एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन एटम लगे होंगे, ठीक है। तो इस तरह के से भी कि ब्रोमीन के साथ CCl4 में अगर आप डालें एल्कीन को और हीट करें तो क्या होता है, हेलो एल्कीन बन सकते हैं। यहाँ पे है एल्कीन ही है, प्रोपीन है, और प्रोपीन की रिएक्शन हम करा रहे हैं Br2 से और केवल हीट कर रहे हैं, यहाँ पे CCl4 हमने यूज़ नहीं किया है। दूसरा सेम तरीका एक है कि NPS, N ब्रोमो सक्सीनामाइड, आई रिपीट द नेम, N
ब्रोमोसक्सीनामाइड। ये इसका स्ट्रक्चर है कि तो जो अब जब एल्कीन की रिएक्शन एन ब्रोमोसक्सीनामाइड के साथ होती है तो यहाँ पे देखिए कि जो ब्रोमीन होती है वो ये हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया है, ये कार्बन कौन सी होती है, एलाइलिक कार्बन होती है। और तो ये जो ब्रोमीन है वो एलाइलिक कार्बन पे आके लगेगी, एलाइलिक हेलोजिनेशन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एलाइलिक प्रोडक्ट बन जाएगा। एलाइल हैलाइड्स जो हमने आपको पढ़ाए थे, एलाइल हैलाइड बनेगा। जबकि अगर CCl4 के साथ होती है तो सिंपल ब्रोमीन डबल बॉन्ड के अक्रॉस लग जाती है। ठीक है, तो ये फर्क आप ध्यान रखेंगे कि CCl4 प्रेजेंट होना चाहिए तो ब्रोमीन डबल बॉन्ड के अक्रॉस लगेगी, लेकिन अगर सिंपल ब्रोमीन को हीट कर रहे हैं या एन ब्रोमोसक्सीनामाइड ले रहे हैं तो एलाइलिक हेलोजिनेशन होता है। यहाँ पे ये बात आप ध्यान रखेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारी एक्सरसाइज है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है NCERT में, वो आप सॉल्व करेंगे तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अगली रिएक्शन है नेम रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, और इससे बेसिकली मतलब आयोडीन कंटेनिंग हेलोएल्केन बनाए जाते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, जब एल्काइल हैलाइड को, हैलाइड यहाँ पे कौन होंगे, ब्रोमीन या क्लोरीन या ब्रोमीन। ठीक है, तो क्या होता है, ब्रोमीन या क्लोरीन कंटेनिंग जो एल्काइल हैलाइड होते हैं जब वो रिएक्ट करते हैं सोडियम आयोडाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ड्राई एसीटोन के साथ रिएक्ट करेंगे तो बनेगा आइडोमीथेन या आइडोएल्केन, जो भी होगा करस्पॉन्डिंग वो बन जाएगा। और ये जो Na है ये जहाँ यहाँ पे जो भी हेलोजन होगा उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। Cl होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग NaCl बन जाएगा, और अगर Br है तो उसके करस्पॉन्डिंग NaPr बन जाएगा। ये रिएक्शन नेम रिएक्शन है जो आइडोमेथेन या आइडोएल्केन बनाने के काम आएगा। ठीक, अगली रिएक्शन पढ़ते हैं हम, स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, स्वार्ट्ज रिएक्शन जो है वो फ्लोरो कंपाउंड्स को बनाने के काम में आती है। तो इसमें क्या करते हैं हम, हेलोएल्केन्स की रिएक्शन, यहाँ पे हेलोएल्केन्स में जो हेलोजन एटम है वो क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है, हेलोएल्केन की रिएक्शन किसी मेटल फ्लोराइड से कराते हैं। यहाँ हमने AgF लिखा है, मेटल फ्लोराइड कोई भी हो सकता है, आप सिल्वर फ्लोराइड ले लीजिए, मर्क्यूरस फ्लोराइड ले लीजिए, ठीक है, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड या कोबाल्ट डाइफ्लोराइड है। तो कोई भी मेटल फ्लोराइड की रिएक्शन जब आप यहाँ पे कराएंगे एल्काइल हैलाइड से तो क्या हो जाएगा, एल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा, और यहाँ पर जो हेलोजन होगी वो इस मेटल के साथ साल्ट बना लेगी। और ये रिएक्शन आराम से इजी गोइंग में आगे बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे जो साल्ट बनता है AgCl, मान लीजिए अगर AgCl बनता है तो वो प्रेसिपिटेट होकर रिएक्शन में बैठ जाता है, वापस रिएक्शन को उल्टा नहीं चलाता है, यानी कि रिवर्ट नहीं करता है रिएक्शन को। तो ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आराम से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। और इस रिएक्शन, ये भी एक रिएक्शन नेम रिएक्शन है, एल्काइल फ्लोराइड इससे बनाए जाते हैं, और ये रिएक्शन स्वार्ट्ज रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। इससे पहले जो रिएक्शन पढ़ी उससे हमने एल्काइल आयोडाइड बनाए, एल्काइल आयोडाइड बनाने की जो रिएक्शन है उस रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। आई रिपीट, फिंकलस्टीन रिएक्शन। और एल्काइल फ्लोराइड बनाने की जो रिएक्शन है उसका नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक, मेटल फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करें। अगली जो रिएक्शन है वो है सैंडमेयर रिएक्शन, और सैंडमेयर रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी एक नेम रिएक्शन है। तो इसको समझते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। ये बेसिकली सैंडमेयर रिएक्शन एराइल हैलाइड्स को बनाने के लिए है, हेलोएरीन्स बनते हैं इनमें। तो इनको देखिए क्या हो रहा है कि जब एनिलीन रिएक्ट करता है सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, ठीक है, तो और ये रिएक्शन होगी 0 से 5 डिग्री पर। रिएक्शन टेम्परेचर सेंसिटिव है, 5 डिग्री से यूपर टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। तो इस रिएक्शन के लिए अच्छा सा एक आइस बाथ बनाया जाता है, और उसी में टेस्ट ट्यूब या जिस भी यूटेंसिल्स में आप रिएक्शन करना चाहते हैं उसमें करेंगे। एनिलीन रिएक्ट करेगी सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ और बनाएगी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, लिख देती हूँ मैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, NaCl और H2O। ये डाइएजोनियम क्लोराइड जब रिएक्ट करेगा क्यूप्रस क्लोराइड से तो करस्पॉन्डिंग क्लोरोबेंजीन बना लेगा,
और अगर हमें ब्रोमोबेंजीन चाहिए तो इसकी रिएक्शन हम करा देंगे क्यूप्रस ब्रोमाइड से और हमें ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, एक स्टेप में ये रिएक्शन मिल जाएगी। लेकिन अगर हमें आयोडोबेंजीन चाहिए तो हम क्यूप्रस आयोडाइड यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तब हम क्यूप्रस आयोडाइड की जगह क्या यूज करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड। हम डाइजोनियम क्लोराइड में क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में डाइजोनियम क्लोराइड लेंगे और उसमें पोटेशियम आयोडाइड ऐड करेंगे और जस्ट सिंपल शेक करेंगे और हमें आयोडोबेंजीन मिल जाएगा। क्यूप्रस आयोडाइड क्यों नहीं यूज करते हैं बेटा, क्योंकि क्यूप्रस आयोडाइड की सॉल्युबिलिटी बहुत खराब होती है, तो इस वजह से वो डाइजोनियम क्लोराइड के साथ प्रॉपरली रिएक्ट नहीं कर पाता। इसी वजह से हम क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड यूज करते हैं आयोडोबेंजीन बनाने के लिए। आगे चलते हैं अगली रिएक्शन की तरफ। अगली रिएक्शन है कि हम एल्केन से भी बना सकते हैं हेलो एल्केन्स। तो कैसे बनाएंगे, देखिए एल्केन्स जब रिएक्ट करते हैं हेलोजन से डायरेक्टली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो क्या बनता है, देखिए ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है और -HCl निकल जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड और मेथिल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से ये रिएक्शन रुकती नहीं है, यहाँ पर फिर से ये रिएक्शन होती कि अगर और क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, फिर से हाइड्रोजन क्लोराइड निकल जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन बन जाएगा। फिर से अगर सिस्टम में क्लोरीन है तो ये फिर से एक H और रिप्लेस कर देगा और क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। सिस्टम में क्लोरीन अगर और है तो क्या होगा, ये लास्ट वाला H भी रिप्लेस होकर कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। यहाँ पे अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है एल्केन्स के लिए, ये डार्क में भी रिएक्शन देगा। क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन देता है। ब्रोमीन अगर रिएक्ट कर रहा है तो उसके लिए सनलाइट के साथ थोड़ी सी हीट भी होनी चाहिए, जबकि आयोडीन के साथ अगर रिएक्शन करानी है हमें तो बॉयल करना पड़ेगा प्लस सनलाइट भी होनी चाहिए। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है एल्केन्स के साथ हेलोजेंस की, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन होती है, फिर क्लोरीन होती है, फिर ब्रोमीन होती है और लास्ट में आयोडीन सबसे कम रिएक्टिव होती है। ठीक, तो यहाँ पे जब हम रिएक्शन करा रहे हैं एल्केन की हेलोजेंस के साथ तो आप देख रहे हैं कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहा है, मेथिल क्लोराइड भी मिल रहा है, डाइक्लोरोमीथेन भी मिल रहा है, क्लोरोफॉर्म भी मिल रहा है और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी मिल रहा है। तो अगर हमें कुछ सेलेक्टिव प्रोडक्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए अगर हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेस में चाहिए तो हम क्या करेंगे, मीथेन के साथ एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन ले लेंगे, तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। और अगर हमें मिथाइल क्लोराइड चाहिए मेजर प्रोडक्ट तो हम क्या करेंगे, मीथेन एक्सेस अमाउंट में लेंगे और फिर वो जब क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, इन दोनों ही रिएक्शन में सनलाइट मस्ट है, बिना सनलाइट के रिएक्शन नहीं होगी, तो फिर जब मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेथिल क्लोराइड बनेगा और HCl निकल जाएगा। ठीक है, तो ये एक अगला प्रोसीजर हो गया हमारा कि कैसे हम एल्केन के साथ हेलो एल्केन बनाएंगे। अगली रिएक्शन जो है और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, तो क्या होता है, अब इससे हम हेलो एरीन बनाएंगे, बेंजीन रिंग के साथ हेलोजन लगेगा। तो जब क्या होता है, जब बेंजीन रिएक्ट करती है डायरेक्टली, अगर आप बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से कराएं तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक, क्योंकि क्लोरीन ऐसा कोई इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट नहीं है, ऐसी क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है कि वो जाकर इनसे कहे कि हमें आपसे रिएक्शन करनी है और ये भी इनकी मदद कर दें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन को हमें अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या, जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करे, इलेक्ट्रॉन लविंग हो, वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। तो क्लोरीन को हमें इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए इस रिएक्शन में हम क्या ऐड करेंगे, एक लुईस एसिड। लुईस एसिड आपको पता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर रखते हैं। तो जब हम इसमें क्या करेंगे, एक लुईस एसिड ऐड कर देंगे तो ये रिएक्शन इजीली हो जाएगी और क्लोरोबेंजीन बन जाता है। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म समझेंगे कि कैसे ये रिएक्शन होती है। तो देखिए होता क्या है कि जो क्लोरीन है
वो अटैक करती है AlCl3 पर। क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड बनाने में जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन से ही एरो दिखाएंगे, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन से की तरफ से ही एरो दिखाएंगे, और ये लुईस एसिड है तो आराम से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो क्या बनता है, क्योंकि इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, AlCl3 ने लिया है इसलिए इन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, अपना बॉन्ड तोड़ लेते हैं इनके साथ, ठीक। तो साझे के इलेक्ट्रॉन जो है ये लेकर चले गए बॉन्ड, यहाँ पर भी जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो लेकर चले जाते हैं, इसलिए इस वाले क्लोरीन पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये AlCl4 अलग हो जाता है, ठीक। ये AlCl4 अलग हो गया। अब जो ये इलेक्ट्रोफाइल हमारा बना Cl+ आयन, ये अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास वास्तव में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो बेंजीन इस पर क्या करती है, इलेक्ट्रॉन अटैक करती है। और क्या होता है, देखिए यहाँ पे हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है, आपको पता है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे क्लोरीन लग गई, क्योंकि यहाँ वाले कार्बन के पास एक बॉन्ड कम हो गया, इसीलिए यहाँ पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस सिस्टम में क्योंकि AlCl4 बना था तो वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, ठीक है, और ये H+ आयन लेगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जाएगा, H+ आयन बन के जाएगा और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस अपने प्लेस पर आ जाएंगे और हाइड्रोजन इनके साथ चला जाएगा, AlCl3 बन जाएगा और HCl निकल जाएगा, क्लोरीन यहाँ पर आकर अटैक लग जाएगी। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। इस तरीके से लुईस एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। अगर आपको ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो आप Br2 और FeBr3, ठीक है, या अगर Br2 और Fe लिखा हो तो भी ये भी लुईस एसिड है, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके FeBr3 ही सिस्टम में बनेगा, तो भी सेम रिएक्शन होती है, बेंजीन पे क्या होती है, लास्ट में ब्रोमीन लग जाएगी। तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आराम से कर सकता है, इसी तरह की रिएक्शन होती है। तो आज पूरे लेक्चर में हमने कई सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े हैं हेलोएल्केन्स को बनाने की, और बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट बातें सीखी हैं। हमने सीखा कि क्या होता है ल्यूकास रिएजेंट, कॉन्क HCl ZnCl2 के मिक्सचर को ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। ल्यूकास रिएजेंट का हमने इम्पोर्टेंस समझा है कि कैसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ल्यूकास रिएजेंट। और ल्यूकास रिएजेंट से सबसे पहले कौन रिएक्ट करता है, अगर हम सम अप करें तो टर्शरी वाले सबसे पहले रिएक्ट करके टर्बिडिटी देते हैं, जैसे ही हम मिक्स करेंगे, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ठीक है। उसके बाद हमने डार्जन रिएक्शन पढ़ी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद हमने हेलोएल्केन बनाए मार्कोनिकॉफ रूल से। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है कि आपका जो नेगेटिव आयन होगा वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर कम होता है, लेकिन फिर भी मैकेनिज्म को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई जगह पे एक्सेप्शंस हो सकते हैं। उसके बाद हमने खैरेश प्रभाव पढ़ा, ठीक है, खैरेश इफेक्ट या परऑक्साइड इफेक्ट पढ़ा, ठीक है। तो ये जस्ट मार्कोनिकॉफ नियम का उल्टा होता है। एलाइलिक हैलोजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने पढ़ा कि N-ब्रोमोसक्सीनामाइड के साथ जब रिएक्शन होगी तो एलाइलिक कार्बन पे रिएक्शन होती है। उसके बाद जो नेम रिएक्शन हमने पढ़ी वो फिंकलस्टीन रिएक्शन है एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए, और स्वार्ट्ज रिएक्शन ये भी नेम रिएक्शन है एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए। हमने सेंडमायर रिएक्शन समझी, फिर हेलोएरीन्स बनाने की। उसके बाद हमने ये भी जाना कि एल्केन्स के साथ हम कैसे बना सकते हैं हेलोएल्केन, एल्केन पर डायरेक्टली हेलोजेंस की रिएक्शंस कराकर। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शंस की मैकेनिज्म भी समझी और ये रिएक्शन समझी कि ये रिएक्शन कैसे होती है। चाहे तो AlCl3 यूज़ कर सकते हैं या ब्रोमीन और FBr3, यानी कि ये जो रिएक्शन कुल मिला के होती है ये एक लुईस एसिड की प्रेजेंस में ही होती है। तो आई होप कि आपको अभी तक की जो बातें हुई आज के लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की हुई हैं, और ये सारी बातें इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपके सारे जितने भी ओलंपियाड हो, बहुत सारी कन्वर्जन्स होती हैं या चाहे बोर्ड एग्जाम हो, ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस लेक्चर को आप बहुत ही
आराम से समझेंगे और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे। बहुत सारी इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं आपकी एनसीईआरटी में, तो आप भी ज़रूर उनको करेंगे और आप डेफिनेटली, मुझे लगता है कि आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, आप भले उन्हें लाइक और सब्सक्राइब ना करें, लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि आप प्लीज़ इन्हें जो ज़रूरतमंद हैं उनसे शेयर ज़रूर करें। आशा है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और मुझसे जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।